नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत सपोर्ट में, जहां पर हमेशा कुछ नया देने की कोशिश होती है हमारी। और इसी कोशिश में हम आपके लिए लेकर आए हैं पहली बार YouTube पर ये वेब सीरीज इनविजिबल बायो न्यूक्लियर वॉर, द टेस्ट ऑफ ऑल सुपीरियोरिटी। जी हाँ, इसके एडिटर हैं अनिल नाकरानी। मैं हूँ रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम सुमिता धीमान है। मैं पंजाब से हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से बातें कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे इस संपूर्ण धरती पर चल रहे अदृश्य विकराल जैविक परमाणु युद्ध को मैं देख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ। इस जैविक परमाणु युद्ध के कारण इंसानों में कई घातक शारीरिक, मानसिक और यौन विकार है। इन विकारों से और इस जैविक परमाणु युद्ध से बाहर आने के लिए हमारा इस नई शैली यानी कि इस नई पद्धति के युद्ध के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो सीरीज के जरिए मैं आप सबको इस युद्ध के प्रति सचेत करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस युद्ध शैली में इंसानों का मुकाबला सुपर पावर्स यानी कि पराभौतिक ताकतों से है और साधारण इंसान इन शक्तियों से मुकाबला नहीं कर सकता। हम मानव न जाने कितनी सदियों से ये मानते आ रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारा विचार है कि इंसान बाकी दूसरे सारे प्राणियों से बेस्ट है, पर क्या ये वाकई में सच है? क्या इंसान को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है? सबसे ज्यादा विकसित हाथ, पांव और दिमाग के साथ हम इंसान सर्वश्रेष्ठ कहलाने के वाकई लायक है? इस दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे हाथ, पांव और दिमाग ना कर सके। क्या कोई भी दूसरा प्राणी हमारी इस क्षमता को चुनौती नहीं दे सकता? तो क्या इस खासियत के दम पर हम सर्वश्रेष्ठ हो गए? क्या एक बढ़िया, संतुलित और सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए ये सब गुण बहुत है, काफी है? और हमने कभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ होने के गुण को एक्चुअली में जांचने की और परखने की कोशिश ही नहीं की। सर्वश्रेष्ठता को तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही सिद्ध किया जा सकता है। जब हम कह सकते हैं कि मैं इस इंसान या इस प्राणी से इस गुण में श्रेष्ठ हूँ, तो मात्र कह देने से और खुद ही मान लेने से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाते। उस बात को सिद्ध करना पड़ता है। इससे पहले कि मैं इंसानों का दूसरे प्राणियों से तुलनात्मक अध्ययन करके इंसानों को पूरी तरह से अपाहिज सिद्ध कर दूं, मैं उस परोक्ष युद्ध के बारे में बात करना चाहूंगी जो हमारे समाज, इस दुनिया और हमारे जीवन में चल तो रहा है, पर वो अति भयंकर और अति विनाशकारी युद्ध ना तो हमें दिखाई दे रहा है और ना ही हमारे समझ में आ रहा है। और इसी युद्ध की वजह से हम हमारी पूरी प्रकृति में सबसे विकसित नहीं बल्कि सबसे अपाहिज है। हमारे शारीरिक, मानसिक और यौन स्तर पर बहुत सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में, अपने समाज में दूसरे पशु पक्षियों, वनस्पति और वातावरण के साथ हम ढंग से, इज्जत के साथ नहीं जी पा रहे हैं। दूसरे पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, वनस्पति और वातावरण के कारण हमारी पग पग पर बहुत ज्यादा दुर्गति हो रही है। किसी बाहरी शक्तियों और युद्ध की वजह से हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं युद्ध करने के ढंग के बारे में। जैसे छोटे बच्चों को खेलते खेलते ABC 1 2 3 और कविताएं याद करवा दी जाती है। बच्चे सोचते हैं कि वो खेल रहे हैं, वास्तव में वो पढ़ भी रहे होते हैं। तो ठीक ऐसे ही हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, घर गृहस्थी संभाल रहे हैं और बच्चे पाल रहे हैं, पर वास्तव में ये सब युद्ध करने का ढंग है। आजकल एक मुहावरा बहुत ही फेमस है कि कलयुग का असर है जी कि खून भी सफेद हो गया है। दरअसल खून सफेद नहीं हुआ। अब भगवान जी खून में से हीमोग्लोबिन तो निकाल नहीं सकते, बल्कि रिश्तों की आड़ में कोई और है जो दिख नहीं रहा पर अपना प्रभाव हमारी जिंदगियों पर डाल रहा है। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे, वैसे वैसे समझते जाएंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ। जिस युद्ध की मैं बात कर रही हूँ, उस युद्ध को मैंने जैविक परमाणु युद्ध, कोशीय युद्ध और ब्रह्मांडीय युद्ध का नाम दिया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जैविक परमाणु युद्ध के बारे में। इस युद्ध में हम इंसानों की परमाणु शक्ति को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक जैसे कि परमाणु बम से उसकी नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु बम में उसकी नाभि में उपस्थित ऊर्जा अल्फा, बीटा, गामा किरणों में होती है और यही किरणें परमाणु बम की विनाशकारी ऊर्जा की स्रोत है। हम सब परमाणु बम की ऊर्जा और विनाश के बारे में जानते हैं। यही किरणें
उस विनाश की वजह होती है। ठीक परमाणु बम की नाभि की तरह हमारी हर कोशिका की नाभि में भी ठीक ऐसी ही ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा हमारे जीवन को चलाती है और नए जीवन को जन्म भी देती है। इसे हम जीन्स डीएनए कहते हैं। इन्हीं जीन्स की वजह से हमारा जीवन चलता है और नए जीवन का निर्माण होता है। साधारण परमाणु युद्ध में उसकी नाभि में उपस्थित ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है और इंसानों की कोशिका की नाभि में उपस्थित ऊर्जा का इस्तेमाल करके जब जो युद्ध लड़ा जाए उस युद्ध को जैविक परमाणु युद्ध यानी कि बायोटिक न्यूक्लियर वॉर कहा जाता है। इसी युद्ध की वजह से हम इंसान बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, कमजोर होते हैं। क्या कोई कभी किसी कुत्ते, गधे, मछली, जिराफ आदि को देख करके उसकी उम्र के बारे में आप बता सकते हैं? क्या कभी किसी घोड़े, चिड़िया, सुअर आदि के बाल सफेद हुए हैं? क्या कभी किसी बाज, उल्लू को चश्मा लगा है? क्या कभी किसी चमगादड़ ने किसी श्रवण यंत्र का, हियरिंग एड का इस्तेमाल किया है? क्या कभी किसी शेर ने नकली दांतों का सहारा लिया है? क्या कभी चीते, कबूतर ने किसी बैसाखी का सहारा लिया है? जब प्रवासी पक्षी, मछलियां और नन्हे से जानवर हजारों किलोमीटर के प्रवास पर जाते हैं तो वो किसी बस, ट्रेन, कार, रिक्शा, स्कूटर और जहाज और नक्शे का सहारा लेते हैं। अगर हमें 2 किलोमीटर चलना पड़ जाए तो हमारी क्या हालत होती है? क्या किसी सफेद भालू जो उत्तरी ध्रुव यानी कि जहाँ पर -60 टेम्परेचर होता है वहां पर रहता है, तो किसी रजाई, स्वेटर का इस्तेमाल उसने किया है? क्या किसी ऊंट ने रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए किसी एसी का यूज किया है? क्या कभी मछलियां तैरना सीखने के लिए और चींटियां अपना घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट के पास गई हैं? इंसानों की इतनी दुर्गति इस जैविक परमाणु युद्ध की वजह से है। जी हाँ, इसी के साथ आगे जानते हैं कोशिकीय युद्ध के बारे में। इस युद्ध को कोशिका युद्ध यानी कि सेल्यूलर वॉर इसीलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इस युद्ध में जो चीज निशाने पर है वो है इंसानी जीन्स, और इंसानी जीन्स हमारी एक एक कोशिका में है। मतलब कि हमारी एक एक कोशिका निशाने पर है। इंसानों में कोशिका भी 2 तरह की होती है, दैहिक कोशिका और बीज कोशिका। हमारे जीन्स और शरीर का संबंध ठीक बिल्कुल रिमोट और टीवी की ही तरह है। हमारे शरीर में जो भी विकृति, बीमारी, परेशानी या तकलीफ होती है हमारी जीन्स की वजह से होती है। कोई बाहरी शक्तियां हैं जो हमारे जीन्स को नियंत्रण में करना जानती है। हमारे जीन्स के नियंत्रण में आते ही हमारा सारा शरीर नियंत्रण में हो जाएगा। और इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब ब्रह्मांडीय युद्ध के बारे में। जैसे विश्व युद्ध होता है जिसमें दुनिया के लगभग सारे देश भाग लेते हैं, ठीक ऐसे ही ब्रह्मांडीय युद्ध भी होता है। इस ब्रह्मांडीय युद्ध में दूसरी आकाश गंगाओं और ब्रह्मांडों में मौजूद सभी प्राणी भाग लेते हैं और ये युद्ध ऐसे ही प्राणियों के द्वारा खेला और लड़ा जा रहा है, क्योंकि हम जैसे साधारण लोग ना तो ऐसा युद्ध लड़ सकते हैं और ना ही ऐसे किसी युद्ध की कल्पना भी कर सकते हैं। ऐसे युद्ध लड़ना हमारे बस का काम नहीं। ये प्राणी दूसरे के शरीर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में करना जानते हैं। इनका जीन्स और डीएनए पर पूरा नियंत्रण होता है। इन्हीं लोगों ने हमें भ्रम में डाला है कि जीवन सिर्फ हमारी अर्थ पर ही है, हमारी धरती पर ही है। ये गलत है। जीवन दूसरे ग्रहों, आकाश गंगाओं में भी है। इस बात को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि जीवन के लिए पानी, खाना, हरियाली और हवा बहुत जरूरी है और ये सुविधाएं हमारी धरती के सिवा कहीं और किसी ग्रह पर तो है ही नहीं। इसीलिए भाई जीवन तो सिर्फ हमारी धरती पर ही है। इन चीजों के बिना जीवन संभव हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है? ये हमारा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम, कि जीवन के लिए इन चारों चीजों का होना जरूरी है। आखिर जीवन क्या है? कॉकरोच अपने जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता। क्या कॉकरोच में जीवन नहीं? एक बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि अगर कॉकरोच पानी पिए बिना अपना सारा जीवन काट सकता है तो और प्राणी भी तो पानी के बिना रह सकते हैं। तो जीवन के लिए पानी अति आवश्यक नहीं माना जा सकता, जैसा कि हम सोचते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं। दूसरा मुद्दा है हवा का, ऑक्सीजन का लेते हैं। हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवन संभव नहीं। सांस लेने की प्रक्रियाएं 2 तरह की होती है। एक श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जैसे कि हम इंसान सांस लेते हैं। दूसरी श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो कुछ प्राणी अवायवीय जीव होते हैं। ये जीव बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं।
ये प्राणी सल्फर और नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में सांस लेते हैं। अगर इन्हें ऑक्सीजन में लाया जाता है तो ये प्राणी मर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन आदि दूसरी गैसों में सांस लेने से मर जाते हैं, तो कुछ प्राणी तीसरे ढंग से भी सांस ले सकते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के पास दोनों तरह से सांस लेने का प्रावधान होता है। अगर ऑक्सीजन हो तो ये ऑक्सीजन में सांस लेने वाली प्रक्रिया से सांस लेते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये अपना सांस लेने का दूसरा ढंग शुरू कर देते हैं। तब ये बिना ऑक्सीजन के भी सांस लेना शुरू कर देते हैं। अगर ये सूक्ष्म जीव बिना ऑक्सीजन के सांस ले सकते हैं तो हम इंसान या दूसरे प्राणी क्यों नहीं? अब आता है खाने का मुद्दा। अगर पेड़ पौधे अपना खाना अपने आप बना सकते हैं तो दूसरे प्राणी क्यों नहीं? अगर हम अपना भोजन अपने आप बनाना शुरू कर देंगे तो हमें हरियाली की जरूरत नहीं। जीवन कई तरीके का हो सकता है। जैसे प्राणी कई तरीके के हैं, उसी तरह प्रकृति ने जीवन भी कई तरीके का बनाया है। जीवन सिर्फ उसी पद्धति का नहीं है जो हम जानते हैं। अब हम बिल्कुल शुरू में चलते हैं कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। जब पृथ्वी का वातावरण कुछ ठंडा हुआ तो यहाँ पर मुख्य साधारण 4 गैसें थी, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन साधारण 4 गैसों ने मिलकर कुछ जटिल गैसें बनाई। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर के पानी बनाया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर के अमोनिया गैस बनाई, और अमोनिया और पानी से ही जीवन की पहली शुरुआत हुई। अमोनिया और पानी ने मिलकर के अमीनो एसिड बनाया और अमीनो एसिड में ही जीवन के लिए जरूरी पहली प्रक्रिया शुरू हुई। तो ऐसे धीरे धीरे जीवन पनपने लगा और धीरे धीरे जटिल जीव बनते गए। पर जरूरी नहीं कि जीवन के लिए हर बार यही जरूरी हालात हो। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि हर इंसान कपड़े पहनता है। अब ये जरूरी नहीं कि कपड़े सिल्क के ही हो। हर कोई अपनी हैसियत और जरूरत के हिसाब से कपड़े पहनेगा। कोई सिल्क के, कोई सूती, कोई ऊनी, कोई सिंथेटिक, कोई कमीज सलवार, साड़ी, फ्रॉक, धोती, कुर्ता, पैंट शर्ट, कोई ट्रैक सूट आदि। तो ऐसे ही जीवन हर जगह हर हालात में पनपेगा। जरूरी नहीं कि जीवन के लिए हर बार ऑक्सीजन, खाना, पानी और हरियाली ही हो। शुरुआत में हमारी धरती पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन थी तो जीवन वैसे ही पनप गया। अब कहीं और किसी ग्रह पर और हालात और तरह के रसायन होंगे तो जीवन ठीक उसी के हिसाब से पनपने लगेगा। पर जीवन पनपेगा जरूर। ये प्रकृति का, ये नेचर का उसूल है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो अब ऐसे ही और ग्रहों पर भी जीवन है, पर वहाँ मौजूद स्थिति के हिसाब से वही सब प्राणी एक अनदेखा, अनसुना और अनसमझा युद्ध यहाँ लड़ रहे होंगे। और अब हम ये समझेंगे कि क्रमिक विकास क्या है, इसके सिद्धांत क्या है। हम इस पर भी विचार करेंगे कि क्या हम क्रमिक विकास के सिद्धांतों के हिसाब से वाकई में विकसित हुए हैं? क्या हम सचमुच अति विकसित प्राणी हैं? अब ये मुद्दा बहुत ही ध्यान से विचार करने योग्य है कि क्या हमने सही मायनों में क्रमिक विकास में विकास किया या इस क्रमिक विकास में हमारा चारों तरफ पतन हुआ। आइए जानते हैं। क्रमिक विकास कहता है कि हम मानव बंदरों से विकसित हुए हैं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर विकास की परिभाषा क्या है? विकास का मतलब क्या है? कुछ बेहतर होना, कुछ और अच्छा होना, थोड़ा और बढ़िया करना। तो क्या इस क्रमिक विकास में बंदरों से इंसान बनते हुए हमारे साथ कुछ बेहतर, अच्छा या बढ़िया हुआ? बहुत सोचने का विषय है। अगर इस क्रमिक विकास से हम बंदरों से ज्यादा विकसित हुए तो हम बंदरों से ही क्यों डरते हैं? क्या कभी कोई शेर किसी कुत्ते से डरेगा? बताइए, विकास का अर्थ क्या है? हम इस क्रमिक विकास में उन्नत नहीं, पतन की अनंत गहराइयों में चले गए। इतने पतन में चले गए कि हमारी अकल, समझ और तर्क ये तक नहीं जान पाए कि इस क्रमिक विकास में हम उन्नत हुए या बुरी तरह से बर्बाद हुए। किसी ने सम्मोहित अवस्था में समझा दिया कि हम सबसे ज्यादा विकसित हैं, तो हम बिना जांचे परखे किसी तोते की तरह उसे ही रटे जा रहे हैं। असल में सच्चाई ये है कि हमें सिर्फ सर्वश्रेष्ठ होने का झंडा भर ही थमा दिया गया है। हम सबसे ज्यादा उन्नत नहीं बल्कि सबसे ज्यादा बर्बाद हुए प्राणी हैं। अब हम जानते हैं कि क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है। हर काम करने का कोई ना कोई सिद्धांत होता है। प्रकृति भी अपने हर काम में नियमों और विनियमों का पूरा ध्यान रखती है। अगर हम अपने सौर मंडल को देखें तो हम जानेंगे कि प्रकृति कितने सख्त नियमों पर चलती है और कितनी सख्ताई से सब नियमों का पालन करती है। हम जानते हैं कि हर ग्रह, उपग्रह, तमाम तारे कितनी सटीकता से
अपने अपने पथों पर अपनी अपनी सटीक रफ्तार से घूम रहे हैं। कहीं भी थोड़ी सी भी गलती किसी भी बहुत बड़ी आपदा का कारण हो सकती है। पर प्रकृति कभी भी अपने नियमों से फिरती नहीं है। ठीक इसी तरह प्रकृति ने क्रमिक विकास में बंदरों से इंसान बनाते समय कुछ नियमों का पालन किया। पर क्या क्रमिक विकास में हुआ विकास सचमुच विकास कहलाएगा? आइए जानते हैं। क्रमिक विकास निम्नलिखित सिद्धांतों पर हुआ। सबसे पहला है सर्वपक्षीय विकास। जब भी कोई विकास होगा वो सर्वपक्षीय होगा। साइंस इंसानी शरीर को 3 भागों में बांटता है: शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और यौन स्तर। सर्वपक्षीय विकास का मतलब है कि जब भी कोई विकास होगा वो इन तीनों स्तर पर एक साथ होगा। किसी एक या 2 स्तर पर हुआ विकास कोई मायने नहीं रखता। इसे एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि बंदरों से इंसान में क्रमिक विकास होते समय बंदरों के शारीरिक स्तर में इतना विकास हो गया कि उनके हाथ, पांव और वोकल कॉर्ड्स या मुंह में इतना विकास हो गया कि उनके हाथ या मुंह कोई भाषा लिख या बोल सके। पर उनके मानसिक स्तर पर इतना विकास ना हो कि उनका दिमाग कोई भाषा का आविष्कार कर सके। अगर उनका दिमाग कोई भाषा बनाएगा ही नहीं तो हाथ क्या भाषा लिखेंगे और मुंह या वोकल कॉर्ड्स क्या भाषा बोलेंगे? ठीक इसी तरीके से सिर्फ शारीरिक स्तर पर हुआ विकास कोई मायने नहीं रखता। ऐसे ही ठीक बंदरों से इंसान बनते हुए मानसिक स्तर में इतना विकास हो जाए कि वो किसी भाषा को इजाद कर सके, पर शारीरिक स्तर पर इतना विकास ना हो कि किसी भाषा को लिख या बोल सके, तो इस तरह से सिर्फ मानसिक स्तर पर हुआ विकास भी किसी काम का नहीं। अब मान लीजिए कि बंदरों से इंसान बनते हुए इतना विकास हो जाता कि दिमाग कोई भाषा को इजाद कर सके और हाथ और मुंह उस भाषा को लिख या बोल सके, पर यौन स्तर पर कोई विकास ना हो, मतलब कि विकसित हुए गुण अगली पीढ़ी तक ना जाए, तो इस तरह के विकास का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि विकसित हुआ गुण उस प्राणी की मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई भी विकास होगा तो वो सर्वपक्षीय होगा, एक साथ तीनों स्तरों पर। यहाँ मेरा सीधा सा यही कहने का मतलब है कि मान लीजिए अभी हम भारत में हैं, पर कभी हम अमेरिका गए हो तो हम जानते हैं कि हम किसी भी वक्त कहीं भी उस याद को ताज़ा कर सकते हैं। मतलब कि भारत में होते हुए भी झट से हमारा दिमाग अमेरिका में होगा। अब जरा सोचिए कि विकास का सिद्धांत क्या कहता है। जब भी कोई विकास होगा वो सर्वपक्षीय होगा। अगर हमारे दिमाग ने इतना विकास कर लिया कि वो पलक झपकते ही अमेरिका में हो, तो हमारे शारीरिक और यौन स्तर की भी यही गति होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे शारीरिक, मानसिक और यौन स्तर की एक सी गति होनी चाहिए। तो हम सब दिमाग की गति से तो वाकिफ है, पर शारीरिक और यौन स्तर की गति से नहीं। पलक झपकते ही हमारा दिमाग यहाँ जा सकता है, वहाँ जा सकता है, ठीक जैसे हमारे ऋषि मुनि और देवी देवता एक लोक से दूसरे लोक आते जाते थे। ये कोई सतयुग की बात नहीं, ऐसा सब मेरे खुद के साथ भी घटित हो चुका है। ऐसे ही हमारे यौन स्तर की भी गति होनी चाहिए। ठीक वैसे ही कि एक औरत ने बच्चे के बारे में सोचा तो बच्चा सामने होना चाहिए, ना कि औरतों को कम विकसित गाय भैंस की तरह एक बच्चा पैदा करने में 9 से 10 महीने लग जाए। तो इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब अगला वंश सुधारों के साथ। जी हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि हर पीढ़ी ने अपने आप में सुधार करके एक अगले बढ़िया वंश यानी कि पीढ़ी को जन्म दिया। जैसे पहले बंदर कुछ झुके हुए होते थे, उन्होंने अपने आप में सुधार किया और उनका अगला वंश सीधा खड़ा होने लगा। इस क्रमिक विकास के दौरान हम वो गुण अपने आप में एकत्रित यानी कि शामिल करते गए जो हमारे फायदे में थे, और उन गुणों को छोड़ते गए जो कि हमारे फायदे के नहीं थे। जैसे जब इंसानों ने सीधे खड़ा होना सीखा तो पूंछ का वहाँ पर कोई यूज नहीं था, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो वो अचानक गायब हो गई। ठीक ऐसे ही इंसानों ने अपना खाने का ढंग बदला तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की कोई जरूरत नहीं थी। ये हमारे शरीर में गैर कार्यात्मक यानी कि नॉन फंक्शनल हो गई। हमारे हाथ, पैरों, दिमाग और शरीर की संरचना में विकास हुआ तो इन गुणों को हमने अपने से संजो लिया, और इस तरीके से हर सुधार के साथ हर पीढ़ी सुधरती गई और बंदरों से मानव का विकास हुआ। अब इस बात को जांचने की जरूरत है कि सच में क्रमिक विकास के दौरान बंदर इंसानों में विकसित हुए। मेरा विचार है कि करोड़ों साल लगा देने के बाद प्रकृति और क्रमिक विकास साधारण मानव जैसा शर्मसार, लज्जित परिणाम नहीं दे सकती। हाँ, हम मानव शरीर मानसिक और यौन स्तर पर जिन खूबियों और खामियों के साथ है वो हमारे लिए सिर्फ शर्म का ही विषय हो सकता है, गर्व का नहीं। और प्रकृति इतना शर्मसार काम नहीं कर सकती। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी।
टेक्नोलॉजी समय और अनुभव के साथ अपनी चरम अवस्था या रूप में होती है। जैसे पहले जो कार बनी उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर थी, फिर कार की रफ्तार 40 किलोमीटर की हुई और धीरे धीरे कार बनाने की टेक्नोलॉजी में समय और अनुभव के साथ सुधार होता गया। अब तो आपको 500 किलोमीटर की रफ्तार वाली कार भी मिल जाएगी। इसी प्रकार तरह तरह के प्राणी बनाना प्रकृति का क्रमिक विकास का काम है। क्रमिक विकास बंदरों से मानव बनाने में नहीं हुआ, बल्कि ये तभी शुरू हो गया था जब ये पृथ्वी, चांद, तारे और सूरज अस्तित्व में आए। कहने का मतलब ये कि हमें इतना टाइम लेकर के आखिरी में बनाया, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे? हमारे बाद अभी तक प्रकृति के क्रमिक विकास ने कोई और दूसरा प्राणी बनाया नहीं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी, चांद, तारे और सूरज आदि सब अपनी अपनी कक्षा में अपनी अपनी रफ्तार से घूम रहे हैं। अगर इनकी कक्षा में रफ्तार में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो प्रलय आ सकता है। पर क्या अरबों सालों से प्रकृति ने इस काम में कोई भी गलती की? प्रकृति के क्रमिक विकास ने अनगिनत प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधे बनाए हैं। उनको बनाने में कोई भी गलती नहीं की तो प्रकृति का क्रमिक विकास अपने करोड़ों सालों के तजुर्बे और समय के अनुभव के बल पर जो प्राणी बनाएगा, क्या वो हम इंसानों जैसा खामियों से भरा हुआ होगा? तरह तरह के जीवन बनाना भगवान जी की क्रमिक विकास की और प्रकृति की फैक्ट्री की टेक्नोलॉजी है। वो अपनी टेक्नोलॉजी में प्रवीण ना होंगे? मतलब कि जीवन का आरंभ एक कोशिका वाले जीव से बहु कोशिका वाले जीवों में हुआ है। पर मेरा मानना यहाँ पर ये है कि हम बंदरों से ह्यूमन में नहीं। अपनी बात को रखने के लिए मेरे पास काफी सारे उदाहरण हैं। सुपर ह्यूमन वाली बात को गलत सिद्ध करने के लिए इंसानों को और दूसरे जानवरों में तुलना करके सुपर ह्यूमन वाली धारणा को बहुत ही अच्छे से सिद्ध किया जा सकता है। इंसान को दूसरे प्राणियों के साथ फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और सेक्सुअल लेवल पर तुलना करके इंसान को अपंग सिद्ध किया जा सकता है और मौजूदा किस्म का इंसान मौजूदा वातावरण में सफलता पूर्वक जीने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, यानी कि जो ये क्रम है ठीक इसी तरीके से है। पहले क्रमिक विकास ने मछलियों को बनाया, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी और स्तनधारी बनाए। फिशेस जो सिर्फ पानी में रहती है, एम्फीबियंस जो कि उभयचर है, जो पानी और धरती दोनों पर रह सके, जैसे कि मेंढक। रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, रेंगने वाले जीव। बर्ड्स यानी कि पक्षी, उड़ने वाले जीव। और मैमल्स यानी कि स्तनधारी। और अब हम तुलनात्मक अध्ययन के जरिए आपको समझाते हैं। जैसे एक कक्षा में 40 बच्चों में से ये पता लगाना हो कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा होशियार है, तो हम उनका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के आए रिजल्ट्स का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कौन सा बच्चा किस विषय में कितने ज्यादा अंक लेकर कितना आगे या पीछे है। तो ठीक ऐसे ही प्रकृति ने मुख्य दिखाई देने वाली 5 जातियां बनाई हैं: मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। और हम सोचते हैं कि हम इन 5 जातियों में और बाकी सब जीव जगत में सर्वश्रेष्ठ है, पर मैं ऐसा नहीं मानती। चलो, जिन जिन से हम मानते हैं कि श्रेष्ठ है, उनसे हम अपना तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर हम श्रेष्ठ होंगे तो श्रेष्ठ सिद्ध होंगे, और अगर नहीं होंगे तो खुद को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब इंसानी शरीर की खामियों के बारे में बात करें। इंसानी शरीर 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप जानते ही हैं: शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर और यौन स्तर। अब हम एक एक करके तीनों स्तरों की कमियों के बारे में आपको बताएंगे, पर इस दौरान क्रमिक विकास के 2 सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना है। पहला, विकास हमेशा सर्वपक्षीय होता है, और दूसरा, अगला वंश सुधारों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक स्तर की। शारीरिक स्तर पर अनुकूलन, दृष्टि शक्ति, श्रवण शक्ति, चलने फिरने का ढंग, कंकाल प्रणाली, पोषण का ढंग, आवाज की समस्या, श्वसन प्रणाली, लचीलापन और संतुलन, लू लगना, थकावट, गुरुत्वाकर्षण, दांत, संवेदी प्रणाली, गंध शक्ति, नकल, प्राकृतिक जैविक हथियार, चुस्ती फुर्ती, तेजी, शैशव अवस्था, ऊर्जा और इसके स्रोत, पसीना, बिजली, चमड़ी। तो जानते हैं अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन वो गुण है जो किसी भी जाति के विकसित होने और तबाह होने का कारण बन सकता है। अगर कोई जाति अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करती तो वो जाति फल फूल नहीं पाती। अब हम यहाँ पर ध्रुवीय भालू और ऊंट का उदाहरण लेते हैं। उत्तरी ध्रुव में तापमान -60 तक भी पहुँच जाता है और ध्रुवीय भालू वहाँ के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। ऐसे ही ऊंट रेगिस्तान के 45 से भी ज्यादा और 50 से भी ज्यादा तापमान के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। क्या हम इंसान ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं? अब हमारे भारत के मैदानी इलाकों में
गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों के मौसम में सर्दी बहुत पड़ती है। पर यहाँ मिलने वाले पक्षी और जानवर बिना किसी एयर कंडीशनर, शीतल पेय, हीटर, गर्म और ठंडे कपड़े, छत, घर आदि के बिना सफलतापूर्वक सारे मौसम बिता लेते हैं। पर हम सबसे ज्यादा विकसित इंसान क्या ऐसा वाकई में कर सकते हैं? क्या हम अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं जैसे ये पक्षी और जानवर कर लेते हैं? हम अपने वातावरण के साथ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हो पाते। अब यहाँ अनुकूलन के मामले में कौन ज्यादा विकसित और श्रेष्ठ हुआ, हम या हमसे कम विकसित पशु पक्षी? तो कुछ ऐसे मौसम भी होते हैं जब हम इंसानों को एलर्जी हो जाती है, फ्लू हो जाता है, चमड़ी की समस्या हो जाती है, दमे की शिकायत होती है। क्या हम इंसान किसी भी मौसम और वातावरण से सुरक्षित है? हम अपने वातावरण के साथ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हो पाते। वहीं दूसरी ओर हमसे कम विकसित प्राणी क्या खूबी के साथ अपने अपने वातावरण से अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि एक कोशिका वाले जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस भी अपने अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। गर्मी सर्दी सह लेते हैं। गर्म स्थानों पर मिलने वाले बैक्टीरिया, वायरस वहाँ की गर्मी बिना पंखे, एसी के काट लेते हैं और ठंडे इलाकों में रहने वाले बैक्टीरिया, वायरस वहाँ की सर्दी बिना गर्म कपड़ों, हीटर और घर के बिना भी काट लेते हैं। अब यहाँ अनुकूलन के मामले में कौन श्रेष्ठ है? ये बैक्टीरिया, वायरस, भालू और ऊंट या फिर हम इंसान? हमारे सारे लक्षण ठंडे खून वाले प्राणी के हैं। क्या हम पूरी गर्मी, पूरी सर्दी, सर्दियों में होने वाली बरसात और बर्फबारी खुले में अपने दम पर भालू, सील, पेंगुइन, ऊंट, हाथी, चिड़िया, तोते, गाय आदि की तरह सह सकते हैं? हम गर्म खून वाले प्राणी हैं और ये हमारा मात्र वहम है। हमारी हकीकत में ठंडे खून वाले प्राणियों जैसे लक्षण हैं। वातावरण में गर्मी बढ़ने से हमारा शरीर गर्म होने लगता है और वातावरण में सर्दी बढ़ने से हमारा शरीर बुरी तरह से ठंडा पड़ने लगता है। निर्जीव वस्तुओं और धातुओं की तरह वातावरण की गर्मी सर्दी बढ़ने से हम खतरनाक सीमा तक गर्म और ठंडे पड़ सकते हैं और ये बात हमारी मौत की भी वजह बन सकती है। गर्म खून वाले प्राणियों का मतलब ही यही है कि वातावरण के तापमान में चाहे जितना उतार चढ़ाव हो, इस बात से बेपरवाह गर्म खून वाले प्राणियों के शरीर का तापमान स्थिर रहता है। जैसे हम इंसानों के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए हमारा शरीर 98.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखेगा, चाहे बाहर के वातावरण का तापमान -60 से -80 डिग्री हो या ज्यादा हो। तो आइए अब आगे जानते हैं कि क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है अगला वंश सुधारों के साथ वो क्या कहता है। प्रकृति में पहले से ही कुछ ऐसे जीव थे जो अपने अपने इलाके की गर्मी और सर्दी अच्छी तरह से सह रहे थे। अब प्रकृति का और क्रमिक विकास का अगला कदम क्या होना चाहिए था? प्रकृति और क्रमिक विकास का अगला कदम ये होता कि ऐसे जीव बनाना जो तापमान की इस सीमा को तोड़ सके, ऐसे प्राणी बनाना जो पूरी गर्मी और पूरी सर्दी को सह सके। जीवन की शुरुआती इकाई बैक्टीरिया और वायरस भी अपने अपने इलाके की पूरी गर्मी सर्दी सह लेते हैं। तो हम सबसे ज्यादा विकसित इंसान क्यों गर्मी और सर्दी नहीं सह पाते? हमें तो प्रकृति ने क्रमिक विकास में सबसे आखिरी में बनाया है। अपने सारे अनुभव, अनुसंधान और मेहनत के बाद हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य की कोई जांच पड़ताल नहीं की और सुपर पावर द्वारा जो दिमाग में भर दिया उसी बात को यूं ही माने जा रहे हैं। हम एक बहुत बड़े सम्मोहन में हैं, हमें इस पर भी सोचना पड़ेगा। अब जैसे कि लू लगने की बात करें तो गर्मी किसी भी इंसान की हाय तौबा करवा देने के लिए काफी है। हम इंसान जरा सी भी गर्मी से बाहर निकलते हैं तो कभी हमें धूप लग जाती है, झुलस जाते हैं, लू लग जाती है और कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है। थोड़ी सी गर्मी बढ़ने पर ही इंसानों की गर्मी की वजह से मौत होने लगती है। हम सबसे ज्यादा विकसित प्राणी हैं पर जरा सी भी गर्मी सह नहीं पाते। सब पशु पक्षी और पेड़ पौधे ऐसे खुले में रहते हैं, उन्हें कोई लू या डिहाइड्रेशन नहीं होता, जबकि हमारे पास पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी और न जाने कितनी तरीके की और भी खाने पीने की चीजें होती हैं। अब यहाँ गर्मी सहने के मुद्दे पर कौन ज्यादा विकसित है, इंसान या पशु पक्षी? हमारी सर्वश्रेष्ठता कहाँ है? अगला वंश सुधारों के साथ ये सिद्धांत कहाँ है? और पशु पक्षी और इंसान के बीच करोड़ों साल का वो क्रमिक विकास कहाँ है? इस क्रमिक विकास में इंसान के साथ जो हुआ, क्या उसे हम विकास कह सकते हैं? क्या हम विकसित हुए या हम इंसानों का पतन हुआ? बताइए मुझे। चलिए आगे जानते हैं दृष्टि शक्ति के बारे में। बाज की दृष्टि शक्ति के बारे में हम सब जानते हैं। बाज 3 से 5 हजार फीट की ऊंचाई से भी
धरती पर एक छोटे से चूहे को साफ साफ देख लेता है। और यही नहीं, 3000 फीट की ऊंचाई से उसकी दृष्टि घेरा 30 किलोमीटर का होता है और अपना शिकार दिखाई देने पर वो 250 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ आता है। क्या हमारे पास इतनी जबरदस्त दृष्टि और गति है? मक्खियाँ सूक्ष्म जीव देख लेती है, क्या हम सूक्ष्म जीव देख सकते हैं? क्या हमें सुविधा की जरूरत नहीं है? शेर, बिल्लियां और उल्लू रात को भी साफ साफ देख लेते हैं और यही नहीं, इसके सहारे वो अपना रास्ता भी खोज लेते हैं। हमारे पास ऐसी कोई भी क्षमता नहीं है, सिर्फ सर्वश्रेष्ठ होने की तख्ती के सिवा। ऊंट की आंखों में एक झिल्ली होती है जो रेतीली आंधी में आंखों की रक्षा करती है। क्या हमारे पास ऐसी कोई सुविधा है? दृष्टि शक्ति के हिसाब से 2 तरह के जीव होते हैं, एक वो जो कि दिन यानी कि रोशनी में देख सकते हैं और दूसरे वो जो कि रात में यानी कि अंधेरे में देख सकते हैं। तो मैं एक दिन टीवी पर एक कार्यक्रम देख रही थी जिसमें कहा गया था कि हम इन प्राणियों की तरह बेबस नहीं हैं, जो सिर्फ दिन में या सिर्फ रात में ही देख सकते हैं। हम दिन या रात दोनों में एक सा ही देखते हैं। मैं ये कार्यक्रम देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इस कार्यक्रम में बताई गई बात सच है क्या? क्या हम सचमुच ऐसे ही हैं? हम इंसान रात और दिन में भी एक सा ही देख पाते हैं। अरे रात को तो बहुत दूर की बात है, हम तो दिन में भी सही ढंग से नहीं देख पाते। जैसे बाज की बात की जाए तो वो हजारों फीट की ऊंचाई से भी बिल्कुल साफ साफ देख लेता है, पर हम इंसान बिल्कुल नहीं। तो हमें भी हजारों फीट की दूरी से ऐसी साफ साफ दिखना चाहिए जैसे कोई बड़ी वस्तु 1 या 2 फीट की दूरी पर पड़ी हुई साफ दिखाई देती है। रात में देखने की हमारी क्षमता तो पूरी तरह से निल है, 0 है। जैसे उल्लू, शेर आदि रात को बड़ी सफाई से देख लेते हैं, तो क्रमिक विकास ने इन इंसानों को रात को साफ साफ देखने की क्षमता वाला क्यों नहीं बनाया? क्या क्रमिक विकास ये चाहता था कि हम अंधेरे में इधर उधर भटकते फिरे या एक दूसरे पेड़ पौधों से, चीजों पत्थरों से टकराते फिरे? हमें रात में भी सांप, बिच्छू, शेर आदि का उतना ही खतरा है जितना कि दिन में। क्रमिक विकास ने हमारी सुरक्षा के बारे में आखिर क्या सोचा? मधुमक्खियां सूक्ष्म जीव देख लेती है, क्या हमें इस गुण की जरूरत नहीं थी? जैसे कि मधुमक्खियां भी सब कुछ देख लेती है, अपना रास्ता ढूंढ लेती है, तो क्या हमें ऐसे रास्ता ढूंढने की प्रणाली की वाकई में जरूरत नहीं थी? ये सब अगला वंश सुधारों के साथ या अगला वंश खामियों के साथ विचारने लायक मुद्दा है या नहीं? किस किस और कैसे कैसे प्राणियों से हम मात खा रहे हैं, इस पर भी हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। हद है। हम इंसानों को रात में भी उतना ही खतरा है जितना कि दिन में। और जीवन का विकास तो जंगलों में हुआ है, वहाँ रात को भी शेर, हाथी, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों का उतना ही डर है जितना कि दिन में। इस क्रमिक विकास ने इंसान के साथ क्या अजीब मजाक किया है, जीने के लिए ही सभी जरूरी सुविधाओं को इंसानों से छीन लिया। कहाँ पर इंसानों के साथ अगला वंश सुधारों के साथ डेवलपमेंट विद डिसेंसी कहाँ हुई? हम और ज्यादा उन्नत होने की बजाय जीने के लिए अनिवार्य चीजों से भी महरूम होते गए। एक साधारण सी तुच्छ मक्खी भी सूक्ष्म चीजों को देख लेती है, और हम इंसान? अब दृष्टि के मामले में मक्खी ज्यादा विकसित है या हम इंसान? जिसे हम इंसानों के लिए सही दृष्टि शक्ति मानते हैं, वो हमें क्रमिक विकास के ग्राफ में मिले दर्जे के हिसाब से सही नहीं है। हम मक्खियों और बाज से भी रहे गुजरे हैं। अब यहाँ ये मक्खी, बाज, उल्लू, शेर ज्यादा श्रेष्ठ है या हम इंसान? हाँ, हम में एक गुण तो है ही कि हम रंग पहचानते हैं, पर क्या इतनी बड़ी कीमत पर? सफल और सुरक्षित जीवन जीने के लिए तेज दृष्टि शक्ति की जरूरत है, मक्खी, बाज और शेर की तरह या रंग पहचानने की। क्रमिक विकास का और प्रकृति का नियम है कि वो काम करना जो जीवन और किसी जाति, रेस को बनाए रखे। जीवन को बचाने और कायम रखने में रंगों को पहचानना कोई अनिवार्य नहीं है। बायलिटरल सिमेट्री के कारण हम इंसानों के पास सिर्फ 2 ही आंखें हैं, और ये दोनों ही आंखें आगे की ओर है। हम बहुत ही मुस्तैदी से दाएं तरफ देख रहे होते हैं कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, जबकि खतरा हमारे बाएं ओर होता है, और हम खतरे को भाप ही नहीं पाते क्योंकि हमारी दोनों ही आंखें एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। दोनों आंखें एक साथ एक ही समय में एक ही तरफ देख करके फोकस कर सकती है, जिसे दोनों आंखें या तो बाएं होगी या दाएं ओर। ऐसी सुविधा नहीं है कि एक आंख दाएं ओर फोकस करे और दूसरी समय दूसरी आंख बाएं ओर फोकस करे, ताकि दाएं और बाएं दोनों तरफ एक ही समय में देखा जा सके और खतरे को भापा जा सके। अब मैं यहाँ साधारण मक्खियों की बात करना चाहूंगी। साधारण मक्खियों के पास कंपाउंड आईज होती है, जैसे एक आंख में मान लो लगभग 50 और छोटी छोटी और आंखें। मतलब कि मान लो मक्खियों के पास 2 आंखों में 100 और छोटी छोटी आंखें, सब छोटी छोटी आंखें एक दूसरे से स्वतंत्र। मतलब कि हर एक आंख एक नई चीज पर फोकस कर सकती है।
मतलब कि मान लो एक आंख में लगभग 50 और छोटी छोटी आंखें हैं, तो मक्खी की एक आंख एक टाइम में 50 अलग अलग चीजों को देख सकती है और फोकस कर सकती है। मतलब कि एक ही टाइम में मक्खी अपनी दोनों आंखों से लगभग 100 अलग अलग चीजों को देख सकती है। अभी खतरा होने पर मक्खी के पास उड़ने का भी प्रावधान है। अब कंपाउंड आइज की किसे ज्यादा जरूरत है, हमें या मक्खियों को? गिरगिट के पास एक विशिष्ट दृश्य प्रणाली है जो उन्हें लगभग 360 डिग्री में अपने पर्यावरण को देखने में सक्षम बनाता है, जो उसकी आंखों को आजादी के उच्च स्तर के साथ घुमाने के लिए सक्षम बनाता है। दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि गिरगिट में दृष्टि का एक पूर्ण 360 डिग्री का क्षेत्र है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और जानते हैं अब गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल के बारे में। ये वो बल है जिसके कारण हम न जाने कितनी सदियों से ये मानते आ रहे हैं कि इंसान उड़ नहीं सकता, क्योंकि इस गुरुत्वीय बल के कारण इंसान धरती की ओर खींचता है। पर अब बात तो ये विचार करने योग्य है कि क्या गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हम सबसे विकसित प्राणियों के लिए ही है? पक्षियों, चींटियों, छिपकली, मकड़ी, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के लिए नहीं। एक छोटी सी चींटी भी इस गुरुत्वीय बल से बाहर आ जाती है जब वो कोई दीवार और छत पर चढ़ती है। कोई भी प्राणी जब वो अपने पांव जमीन से ऊपर उठा ले, वो प्राणी उस टाइम गुरुत्वाकर्षण के बल से बाहर होता है। पर इस क्रमिक विकास में करोड़ों सालों के संशोधन और परिवर्तन के बाद भी हमारे सबसे विकसित शरीर ने इस बल से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं खोजा। वहीं दूसरी तरफ नाजुक सी मकड़ी का उदाहरण ले लीजिए। बिना ढंग के शरीर, हाथ, पैर, दिमाग के इस प्राणी ने इस बल से बाहर आने का रास्ता खोज लिया। हम इंसान चींटी और मकड़ी के आगे नकारा है। मकड़ी बिना किसी की मदद लिए अपने दम खम पर इस बल से बाहर आ जाती है। जब वो किसी ऊंची जगह से नीचे गिरती है तो वो अपने ही द्वारा तैयार किए नाजुक से धागे के सहारे ही इस बल की ऐसी तैसी कर देती है और ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। ये सब मकड़ी एक नाजुक से स्वयं निर्मित धागे के सहारे ही करती है। मतलब कि उसका नाजुक सा शरीर अपने दम खम पर बिना कोई बाहर से सहायता लिए ये काम कर लेता है, जिससे लड़ने के लिए हमारा सबसे ज्यादा विकसित शरीर और सबसे ज्यादा विकसित दिमाग भी कुछ नहीं कर सकता। क्या क्रमिक विकास ने उड़ने जैसी लाजवाब चीज भी हमारे लिए अनिवार्य नहीं समझी? अब आप ही सोचिए कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के मामले में कौन ज्यादा विकसित है, ये पक्षी, चींटी, छिपकली, मकड़ी, बैक्टीरिया, वायरस या हम इंसान, जो करोड़ों सालों के क्रमिक विकास, संशोधन और परिवर्तन के बाद वजूद में आए हैं। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल का एक और भी इंसानों को नुकसान है। इस बल के कारण हम इंसान ज्यादा समय तक खड़े नहीं हो सकते। इस बल के कारण इंसानों का खून ऊपर दिल को जाने की बजाय नीचे टांगों की तरफ जाना चालू हो जाता है। इसे क्लम्पिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। क्रमिक विकास ने क्लम्पिंग ऑफ ब्लड का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा। हम हर लिहाज से पक्षियों से ज्यादा विकसित है, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी पक्षियों से ज्यादा विकसित होना चाहिए। अगर आकाश में उड़ रहे पक्षी पर इस बल का कोई असर नहीं, तो धरती पर खड़े इंसान पर क्यों असर है? रक्त वह तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम इस बल को सह नहीं पाता और खून नीचे बहना चालू कर देता है। इस हिसाब से तो आसमान पर उड़ रहे पक्षी की इस बल के कारण रक्त वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स ही फट जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर उड़ रहे पक्षी पर ये बल ज्यादा असर कर रहा होता है। दूसरा पक्षी हमसे कम विकसित है। अगर हम ये बल नहीं सह पाते तो यकीनन पक्षी भी ये बल नहीं सह पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता और पक्षी बखूबी उड़ान भरते हैं। बाज की कुछ किस्में इतनी बड़ी होती है कि वो छोटा मेमना तक लेकर के उड़ जाते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण के मामले में यहाँ पर कौन श्रेष्ठ है? हम तो बस श्रेष्ठ होने का खाली झंडा लिए घूम रहे हैं। और अब यहाँ पर हम चींटियों और मकड़ियों से भी रहे गुजरे हैं। और अब आगे बात करें ट्रांस माइग्रेशन यानी कि स्थानांतरण गमन की, तो प्रवास करने वाले जीव और मछलियां अपने दम पर हर साल हजारों मील का सफर करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी बिना किसी वाहन, नक्शे, देश, शहर और जगह की जानकारी के बिना इन प्राणियों ने ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी होती और वातावरण और मौसमों की भी पढ़ाई नहीं की होती, फिर भी हर साल सटीक जगह और उनके लिए अनुकूल वातावरण में पहुंच जाते हैं। एक मधुमक्खी ही पराग की तलाश में हर रोज 30 किलोमीटर का सफर तय करती है। नन्हे नन्हे पक्षी भी हजारों मील का सफर अपने दम पर कर लेते हैं। एक भालू शेर भी हर रोज कई कई किलोमीटर का सफर तय कर लेता है खाने की तलाश में। और हम इंसान, क्या हमारा शरीर इस लायक है कि हम मौसम की फिक्र किए बिना गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान, बर्फ आदि में भी घूमते रहे, जैसे ऊंट, भालू अपने अपने इलाकों में चलने फिरने के लायक है?
उनके पैर उनके इलाकों के हिसाब से ढले हुए हैं। हम इंसानों के नाजुक से पांव किस तरह के वातावरण और जगह के हिसाब से ढले हुए हैं? क्या हमारे पांव रेगिस्तान की गर्मी या उत्तरी ध्रुव की सर्दी को बर्दाश्त कर लेंगे? सोचने लायक बात है। तो इसी के साथ अगले हफ्ते संवेदी प्रणाली यानी कि सेंसरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। इस प्रणाली में आंख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी आते हैं। यही 5 अंग है जो हमें अपने आसपास का विवरण, जानकारी, सूचना यानी कि डेटा इकट्ठा करने के लिए दिमाग को पहुंचाते हैं। दिमाग इन्हीं के सहारे अपने सारे डिसीजन लेता है। अगर दिमाग को जानकारी देने वाले अंग ही अपना सही काम नहीं करेंगे तो दिमाग को सही जानकारी नहीं भेजेंगे, तो दिमाग कोई भी सही निर्णय कैसे कर पाएगा? हमारी ये 5 इंद्रियां अपना अपना काम करने में कैसे पूरी तरह से अक्षम हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए आगे होगी आपसे मुलाकात, लेकिन इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर शेयर करें। और साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। कहते